तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके लिए आज लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पेश कर दिया गया है। इस बिल में क्या कुछ खास है, जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस बिल की खासियत क्या रहेगी, क्या अहम बातें हैं? देखिए, वैसे बिल में तो करीब 70 से ज़्यादा बदलाव किए जा रहे हैं। तीनों बिल में, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हो, LIC एक्ट हो या फिर IRDA एक्ट हो, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में लाने के लिए, ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की पहुँचाने के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% करने जा रही है। यानी 100% तक विदेशी निवेश आ सकता है, जिसमें इक्विटी शेयर भी होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि अगर कोई नॉन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है और एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी, तो दोनों आपस में मर्ज हो सकती हैं, दोनों आपस में मिल सकती हैं। इसकी भी छूट दी जाएगी। इसके लिए IRDA अपनी एक खास कायदे कानून स्कीम लाएगी, जिसके तहत कोई भी नॉन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी के बीच में मर्जर हो सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आम लोगों के लिए काफ़ी काम की बात है, वो ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते वक्त जो कमीशन दिए जाते हैं एजेंट को, जो वाउचर दिया जाता है, इन सब की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी। अधिकतम सीमा क्या होगी, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा IRDA और फिर उसके हिसाब से अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार IRDA को दे दिया जाएगा। तो ये 3 जो है बड़े बदलाव यहाँ पे किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी की। चलिए बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मनरेगा की जगह नया बिल विकसित भारत जी राम जी लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल वापस लेने की मांग की और कहा विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाए। प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस बिल के पेश होने के बाद संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने बिल के विरोध में वॉकआउट भी किया। इसके बाद सदन के बाहर गांधी मूर्ति पर विपक्ष के सभी सांसद इकट्ठे हुए और उन्होंने वहां पर भी इसका विरोध किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी, 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। सभा की कार्रवाई। साथ ही आपको बता दें, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा में बदलाव पर आपत्ति दर्ज कराई है। इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए
और नहीं पास होना चाहिए। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं, जी राम जी या फिर मनरेगा। जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। अब बात शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी दबाव दिखा। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब दे रहे हैं यतिन मोता। तो आज मार्केट का ट्रेडिंग डे काफ़ी ख़राब रहा। इनफैक्ट पौने 200 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी में देखी। और अगर हम बात करें तो क्लियरली सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, सब जगह आपको प्रेशर ही देखने को मिला। इनफैक्ट मिड कैप इंडिसेस में भी आपको 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी गेनर्स की, तो यहाँ काफ़ी कम गेनर्स थे, जिनमें से ऑब्वियसली बजाज ऑटो और भारती एयरटेल बाजार को लीड कर रहे थे। इसके अलावा टाइटन और बजाज ऑटो और टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स में भी 1% तक की तेजी देखने को मिली। अगर हम लूजिंग साइड पे जाएं तो एक्सिस बैंक क्लियरली आज एक बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस घटाया, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 5% का डिक्लाइन। एटर्नल, JSW स्टील और HCL टेक जैसे काउंटर्स में भी 2 से 3% की गिरावट दर्ज हुई। वहीं मिड कैप की बात करें तो यहाँ फर्टिलाइजर शेयर्स में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, भारती हेक्साकॉम और एस्ट्रल जैसे काउंटर्स में 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर हम लूजिंग साइड पे जाएं तो PB फिनटेक यहाँ 6% की गिरावट और टॉप FNO का लूजर ये काउंटर बना। इसके अलावा भारत डायनामिक्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स और KPIT टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर में भी आज बिकवाली का माहौल रहा। चलिए अब बात करते हैं कमजोर होते रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपए ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। रुपए ने 91 रुपए 8 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से रिकॉर्ड का निचला स्तर छुआ है। रुपए में गिरावट की वजह क्या है, बताने के लिए अब हमारे साथ सीधा जुड़ रही हैं मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं दिनों दिन रिकॉर्ड लो पर रुपया आता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानती हैं आप? जी हाँ, एक और दिन और एक नया रिकॉर्ड लो हमने यहाँ पर रुपए में बनता हुआ देखा है, जहाँ पर 91 के स्तर भी यहाँ पर अब छूटते हुए नजर आए हैं। पिछले 10 दिन की बात की जाए तो 90 से 91 का सफ़र यहाँ पर रुपए ने तय किया है। और पिछले 5 दिन की अगर बात की जाए तो करीब करीब हमने यहाँ पर 1% की गिरावट यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है। तो क्लियरली काफ़ी गिरावट है और उसके 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि ज़ोरदार बिकवाली यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से बनती हुई नजर आई है, जो नेट सेलर्स हैं। ईयर एंडिंग भी है और काफ़ी पैसा यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आया है। एक्सपोर्टर्स मार्केट में नहीं है क्योंकि उनके लिए अच्छा समय है, जितना रुपया गिरता जाएगा उनको फायदा है। तो अगर वो बाजार में आते तो कुछ ठहराव देखने को मिलता, लेकिन मोर और लेस वो यहाँ पर अभी एब्सेंट है। तीसरी बात यहाँ पर US और इंडिया ट्रेड डील को लेकर है, जहाँ पर इंडिया अभी भी 50% के टैरिफ के साथ काम कर रहा है। एंड जब तक ये डील नहीं क्लियर होती है, जब तक कोई पॉजिटिव खबर वहाँ से नहीं आती है, रुपए में शायद गिरावट बनी रह सकती है। और चौथी बड़ी चीज़ ये है कि बाजार यहाँ पर मान रहा है कि RBI एकदम एब्सेंट है। 1-2 बार ही हमने बहुत बड़ी डिफेंडिंग यहाँ पर RBI की तरफ से या इंटरवेंशन आते हुए देखी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस फील नहीं हुई है। तो जो रुपया गिर रहा है उसमें कोई बहुत बड़ी अटकल नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पर रुपए में मंदी और गहराती हुई नजर आई है। रुपया 2022 के बाद इतना ज़्यादा गिरा है। रुपया एशिया मार्केट्स की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी है। ऑलमोस्ट 6% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर रुपए में कारोबार है। और ज़्यादातर बैंक ये भी मानते हैं कि यहाँ पर 92 तक के लेवल भी एक पॉसिबिलिटी है। जब करेक्शन आएगी, कोई अच्छी खबर आएगी, तो तब एक यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता हुआ देखेंगे। लेकिन वो भी क्योंकि अब रुपया इतना ज़्यादा गिर चुका है तो 89.5, 88, 80 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। लेकिन नियर टर्म में आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में अनलेस कोई बहुत बड़ी खबर आती है या RBI बहुत बड़े तरीके से आता है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन रुपए में मान के जा सकते हैं। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए अब आपको सेबी की बोर्ड बैठक से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दे दें। मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल अहम बोर्ड बैठक होने वाली है और बैठक में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े कई अहम नियमों की समीक्षा की जा सकती है। टोटल एक्सपेंस रेशियो और ब्रोकरेज पर लिमिट पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा मीटिंग में स्टॉक ब्रोकर से जुड़े प्रावधानों और ICDR फ्रेमवर्क में बदलाव जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की जा सकती है। साथ ही कारोबार को आसान बनाने और रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी इस बैठक में चर्चा मुमकिन है। लंबे इंतजार के बाद वेदांता के डीमर्जर को NCLT की मंजूरी मिल गई है। अब कंपनी अपने कारोबार का 6 नई कंपनियों में बंटवारा करेगी। कंपनी जल्द ही डीमर्जर की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। पूरी खबर अब लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में, कब से ये आगे की प्रक्रिया की शुरुआत कंपनी की तरफ से की जा सकती है?
वेदांता ने साल 2023 में डीमर्जर की घोषणा की थी। कंपनी का प्लान था कि उसका जितना भी कारोबार है उसको 6 कंपनियों के अंदर उसका बंटवारा कर देगी। वेदांता जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास सिर्फ बेस मेटल का कारोबार रहेगा, बाकी एल्युमिनियम, जिंक, पेट्रोलियम का जितना भी कारोबार है वो अलग अलग कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक नई वैल्यू अनलॉक होती। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी उसको मंजूरी नहीं मिली थी। सेबी ने भी इस डीमर्जर स्कीम का विरोध किया और उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मंत्रालय उसने भी स्कीम का विरोध किया। एनसीएलटी में उस पूरे मामले की सुनवाई हुई। 12 नवंबर को एनसीएलटी ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज एनसीएलटी ने अपना फैसला सुनाया। कुछ शर्तों के साथ एनसीएलटी ने डीमर्जर की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इस पूरी प्रक्रिया का स्वागत किया है। कंपनी का कहना है कि इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक नई वैल्यू अनलॉक हो सकेगी। कंपनियों के लिए अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर उनको मिल सकेगा और कंपनी अब अपनी जो डीमर्जर की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएगी। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज के तहत एसईजेड एक्सपोर्टर को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय जल्द ही एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी फॉरगोन बेसिस पर घरेलू बाजार में प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत दे सकता है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे पूरा प्रस्ताव क्या है और इसका असर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज के तहत एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ड्यूटी फॉरगॉन बेसिस के आधार पर उन्हें डीटी यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में एक्सेस की इजाजत मिल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट लेकर घरेलू मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जीएसटी न्यूट्रल रेट पे बेच सकेंगे और दूसरे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ वो कंपीट कर सकेंगे। दरअसल इस प्रपोजल को वाणिज्य मंत्रालय ने काफी समय पहले वित्त मंत्रालय के पास भेजा था, लेकिन इस पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक तरह से सहमति मिल चुकी है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो पूरे एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार खासतौर से डोमेस्टिक, खासतौर से एसईजेड में यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बढ़ाना चाहती है और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ाना चाहती है। इसलिए इस ड्यूटी फॉरगोन बेसिस के आधार पर एसईजेड के एक्सपोर्टर्स को इस तरह की टैक्स के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए वक्त अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आज सुबह भी घना कोहरा रहा। हालांकि एक्यूआई में मामूली सुधार देखने को मिला, लेकिन कम विजिबिलिटी की वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेनों को रद्द किया गया। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं क्या हाल है आज दिल्ली के मौसम का? जी, आज मामूली सुधार दिखा है दिल्ली के औसत एक्यूआई में। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं 378 औसत एक्यूआई है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। कल ये 427 तक पहुंच गया था, तो उसके मुकाबले जरूर थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी कम से कम 11 ऐसे पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जहां पे एक्यूआई 400 के पार यानी कि सीवियर की स्थिति में है। इस वक्त राजधानी में ग्रैप का स्टेज 4 लागू है और खासतौर पर जो प्रदूषण के हॉटस्पॉट है वहां पे कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने की। जैसे यहाँ I2 पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट के साथ इन्होंने वाटर स्प्रिंकलिंग को कनेक्ट किया है और हर 5 मिनट 10 मिनट पे ये स्प्रिंकल किया जा रहा है। हालांकि ये जो कोशिशें हैं सिर्फ कुछ जगहों पे की जा रही हैं, खासतौर पे ऐसे जगहों पे जहां पे पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, लेकिन जिस लेवल का पॉल्यूशन है दिल्ली में इसके काफी नहीं है इस तरह की कोशिशें, और भी काफी कोशिश करने की जरूरत है। फिलहाल कुछ और कदम भी उठाए गए हैं। दिल्ली में जो कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़ दिया जाए तो सभी क्लासेस को हाइब्रिड मोड पर करने की सलाह दी गई है। और भले ही प्रदूषण में थोड़ी सी मामूली राहत आई हो, लेकिन स्मॉग में कोई राहत नहीं थी। आज सुबह बहुत ही थिक स्मॉग की चादर जो है पूरी राजधानी में फैली थी। और अगर कितने कैंसिलेशन हुए उसकी बात अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 100 से ज्यादा कैंसिलेशन अब तक हो चुके हैं। 49 डिपार्चर और करीब 77 जो है अराइवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैंसिलेशन हो चुके हैं। यही हालत ट्रेनों की भी है। अगर सैकड़ों ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं, खासतौर पर जो ईस्ट बाउंड ट्रेनें हैं उन पर खासा असर हुआ है। 10 से 12 घंटे की औसत देरी से बहुत सारी ट्रेनें जो है यहाँ पे चल रही हैं, और चाहे वो रेलवे हो या फिर अलग अलग एयरलाइन से, सबने सलाह दी है कि जब आप घर से निकलें तो ट्रेन या फ्लाइट की स्थिति का जो है पता करके जरूर निकले, क्योंकि ये जो स्थिति है फॉग की, स्मॉग की, ये बनी रहने वाली है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से रोहन बता रहे थे कि कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, ऐसे में कोहरे की वजह से एक्सीडेंट भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और एक्सीडेंट के बाद कारों में एकदम से आग कैसे लग जाती है, इसी पर ही आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कि कोहरे में आप किस तरह से सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं, कैसे खुद को सुरक्षित रखें। जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।
अब बात आईपीएल ऑक्शन की। आईपीएल 2026 सीजन के लिए आज मिनी ऑक्शन है। अबू धाबी के इतिहाद एरिना में इसका आयोजन किया जाएगा। 10 फ्रेंचाइजी में कुल 77 स्लॉट खाली हैं। केकेआर के खाते में 25 करोड़ से ज्यादा में आए कैमरून ग्रीन अब आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। ऑक्शन में विकेट कीपर बल्लेबाजों की बोली दिलचस्प रही। फिन एलन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 करोड़ रुपए में, जबकि क्विंटन डी कॉक को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट पर भी 2 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं जॉनी बेरेस्टो, केएस भरत, रहमान उल्लाह, गुरबाज और जेमी स्मिथ जैसे नामी खिलाड़ी इस बार अनसोल्ड ही रह गए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।